नमस्कार। आज हम इतिहास और भूगोल के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। हमारी आज की इस चर्चा का विषय कोई साधारण टॉपिक नहीं है, बल्कि हम सीधे एक बहुत ही आकर्षक रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। आज के समय में ये शायद आपको केवल एक जिला लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी समय में ये पूरे भारत की सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। आज हम प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक मानचित्रों के जरिए इस जगह के उस पुराने रहस्य को डिकोड करेंगे जो सदियों से इसके नाम में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसका सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नाम क्या था? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल भूगोल के पन्नों में अक्सर हजारों साल का इतिहास बड़ी खामोशी से छिपा रहता है, और हमारा ये सवाल सीधा उसी ऐतिहासिक रहस्य की ओर इशारा कर रहा है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। अब अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो सबसे दिलचस्प बात ये सामने आती है कि जो प्राचीन कान्यकुब्ज राज्य की विशाल सीमाएं थी, वो आश्चर्यजनक रूप से आज के हमारे आधुनिक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बिल्कुल मैच करती हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि कान्यकुब्ज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक बहुत विशाल साम्राज्य था। सम्राट हर्षवर्धन के टाइम में तो यहाँ के शासकों ने दूर दूर तक के इलाकों को जीतकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। आज भले ही वो पुराना वैभव समय के साथ कहीं विलीन हो गया हो, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल विस्तार था वो आज भी उत्तर प्रदेश के रूप में हमारी ठीक सामने है। अब क्षेत्र भले ही इतना विशाल रहा हो, लेकिन इसकी सत्ता का केंद्र यानी जो राजधानी थी, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। समय के साथ इस महान नगर के नाम लगातार बदलते गए। शुरुआत में इसे महोदया कहा जाता था, जो बाद में बदलकर कान्यकुब्ज नगर हो गया, और फाइनली आज हम इसे कन्नौज के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक समय में जो शहर बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों की शान हुआ करता था, वो आज केवल एक जनपद के रूप में सिमट कर रह गया है। लेकिन इन नामों में आज भी उस बीते हुए कल की गूंज साफ सुनाई देती है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरे क्षेत्र के नामों का इतिहास कितना लंबा और चकरा देने वाला है। पौराणिक काल के ब्रह्मावर्त और कुशस्थली से शुरू होकर महाकाव्य काल के कान्यकुब्ज और दक्षिण पांचाल तक इसने लिटरली कई युग देखे हैं। फिर अंग्रेजों के समय में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत, और आखिरकार आज का हमारा उत्तर प्रदेश। हर एक नाम अपने आप में एक अलग युग और एक पूरी की पूरी अलग संस्कृति को समेटे हुए है। अब इन सभी ऐतिहासिक नामों में से जो नाम मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और फैसिनेटिंग लगता है, वो है कान्यकुब्ज। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि इतने महान और समृद्ध शहर को इतना विशिष्ट और कुछ हद तक अजीब सा नाम क्यों दिया गया? आखिर ये कान्यकुब्ज वर्ड आया कहाँ से, और इसके पीछे कौन सी प्राचीन घटना छिपी हुई है? इस राज को खोलने के लिए हमें सीधे वाल्मीकि रामायण के पन्नों में जाना होगा। रामायण हमें महाराज कुशुनाभ के बारे में बताती है, जो इस क्षेत्र के एक बहुत ही धर्मवान और महान शासक थे। उनकी 100 कन्याएं थीं, जिनका जन्म घृताची नाम की एक अप्सरा से हुआ था। ये सभी कन्याएं परम रूपवती थीं और राजसी भाव के साथ साथ कुल धर्म के बेहतरीन संस्कारों के साथ पली बड़ी थीं। उनका आचरण उस युग के लिए बिल्कुल एक आदर्श माना जाता था। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक दिन ये 100 सुंदर कन्याएं एक उद्यान में खेल रही थीं। तभी पवन देव यानी वायुदेव की नजर उन पर पड़ी और वो मुग्ध हो गए। उन्होंने उन कन्याओं के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे ठुकराना शायद किसी भी साधारण इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। पवन देव ने कहा कि अगर वे उनसे विवाह कर लें तो उनका यौवन हमेशा बना रहेगा और उन्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन कन्याओं ने जो जवाब दिया, वो सच में असाधारण साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत और पूरी तरह से ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे पिता हमारे लिए परम देवता स्वरूप हैं और वही हमारे रक्षक हैं। वे जिससे चुनेंगे वही हमारा पति होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे अपने तपोबल से वायुदेव को स्वर्ग से नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन वे अपने पिता के खिलाफ जाकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे उनका अपना तपोबल कम हो। अब इस साफ और दृढ़ इनकार से वायुदेव को बहुत भयंकर क्रोध आ गया। उनके अहंकार को गहरी ठेस पहुंची थी।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार गुस्से में आकर वायुदेव ने उन 100 राजकुमारियों के शरीर में प्रवेश किया और उनके अंगों को पूरी तरह से टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया। इस खौफनाक श्राप के कारण वो सभी अत्यंत सुंदर कन्याएं पल भर में कुब्जा यानी कुबड़ी हो गईं। लेकिन रुकिए, पौराणिक कथाओं से थोड़ा हटकर अगर हम इतिहासकारों और विश्लेषकों की माने तो वो इस घटना को एक बिल्कुल अलग और वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि वायुदेव के श्राप की ये कहानी असल में किसी संक्रामक रोग या वात रोग को बताने का एक पोएटिक या काव्यमय तरीका हो सकती है। एक साथ रहने वाली और एक सा रूटीन फॉलो करने वाली बहनों में हिस्टीरिया जैसी संक्रामक बीमारी का फैल जाना साइंटिफिकली कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। और एक बात और, ये वो युग था जब स्त्रियों का चरित्र इतना उच्च था कि देवताओं की भी उनके सामने एक नहीं चलती थी और समाज में पर्दे जैसी किसी प्रथा की कोई जरूरत ही नहीं थी। खैर, जब राजा कुशनाभ ने अपनी 100 पुत्रियों की ये तकलीफ दे हालत देखी तो उनका जो रिएक्शन था वो भी इतिहास में दर्ज होने लायक था। बदला लेने या गुस्सा करने के बजाय उन्होंने अपनी पुत्रियों की इस बात के लिए तारीफ की कि उन्होंने देवताओं को पलटकर श्राप नहीं दिया। राजा ने एक बहुत ही गहरा और मार्मिक विचार रखा, क्षमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है और क्षमा ही यज्ञ है। ये दिखाता है कि उस समय के शासकों की सोच और वैचारिक महानता किस स्तर की थी। और बस यहीं से इस शहर को अपना ये ऐतिहासिक नाम मिलता है। राजा कुशनाभ की उन 100 कन्याओं और उनके कुब्जा यानी कुबड़ी हो जाने की इस घटना ने इस जगह को हमेशा के लिए एक पहचान दे दी। कन्या और कुब्जा, इन दोनों शब्दों के मिलने से नाम बना कान्यकुब्ज, जिसका सीधा अर्थ है कुबड़ी कन्याओं का शहर। यहाँ तक कि शिव पुराण भी इस बात की पुष्टि करता है कि राजा कुशनाभ द्वारा बसाई गई ये महापुरी उन कन्याओं के त्याग और क्षमाशीलता के कारण ही कान्यकुब्ज कहलाई। अब जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, भाषाओं का स्वाभाविक रूप से विकास और सरलीकरण होता ही है। बोलचाल की भाषा में बदलाव आने लगे और शब्दों के छोटे होने के कारण कान्यकुब्ज नाम भी धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। समय के साथ लोग इसे कनौज कहने लगे और फिर फाइनली ये आज के हमारे आधुनिक और पॉपुलर नाम कन्नौज में बदल गया। ये सच में एक अद्भुत भाषाई सफर है, जहां एक पौराणिक श्राप और क्षमा की वो प्राचीन कहानी आज भी इस शहर के नाम में धड़कती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगर मैप पर दिखने वाले एक साधारण से लगने वाले भौगोलिक नाम के पीछे कर्तव्य, साहस और क्षमा की इतनी बड़ी और महान कहानी छिपी हो सकती है, तो सोचिए हमारे अपने आसपास के शहरों, कस्बों और मोहल्लों के नामों के पीछे न जाने कितने और रहस्य, कितनी अनसुनी पौराणिक कथाएं और कितना लंबा इतिहास छिपा होगा। भूगोल और इतिहास की ये जुगलबंदी सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। धन्यवाद।